नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है indiantalaab.com के इस चैनल पे। और आज हम बात करेंगे चाइल्ड कस्टडी के बारे में और चाइल्ड कस्टडी से जुड़े बहुत सारे लीगल दांव पेचों के बारे में। और आज हमारे साथ ज्वाइन करने वाले हैं शशिवीर शर्मा, जो कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक लॉयर के तौर पे काम करते हैं। और उन्होंने अभी तक बहुत सारे केसेस ऐसे लड़े हैं जिसमें उन्होंने चाइल्ड कस्टडी अपने क्लाइंट्स को दिलवाई है। तो स्वागत करते हैं शशिवीर शर्मा जी का। नमस्कार दोस्तों, शशि जी आ गए हैं हमारे साथ। शशि जी, स्वागत है आपका हमारे इंडियन तलाक के चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सर आपका हमारे चैनल पे आने के लिए। मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में थोड़ा कुछ बताएं हमारे श्रोताओं को। मैं बेसिकली प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैट्रिमोनियल में। लास्ट में 12 साल हो चुके हैं। मैं पंजाब और हरियाणा में ओवरऑल प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सो थैंक यू, आज आपने मेरे को इन्विटेशन दिया इस सीरियस इशू के ऊपर, क्योंकि लिटिगेशन आज के टाइम के ऊपर बहुत ज्यादा है, खासकर मैट्रिमोनियल में। और लोग काफी कंफ्यूज रहते हैं इस चीज को लेकर कि कैसे हम इसको स्टार्ट करें, क्या है, क्या इफ है, क्या बट्स है। ज्यादातर मिसगाइडेड होते रहते हैं, जहाँ कई बार रहता कानून का ना पता होने के कारण वो सारा रिलेशनशिप स्पॉइल हो जाता है। सो आज जो आपने टॉपिक चूज किया उसके लिए बहुत थैंक्स, और जो भी मैं आपको हेल्प कर सकूंगा जी। मैं जब हमने ये वेबसाइट स्टार्ट की तो मैंने देखा कि जो भी लोगों को मदद मिलती है ऑनलाइन वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं है। तो मैंने सोचा कि एक अच्छी वेबसाइट स्टार्ट की जाए जहाँ पे लोगों को एक ही जगह पर सब कुछ डिफरेंट तरह के लॉयर्स मिल सकें और डिफरेंट तरह की सर्विसेज मिल सकें। तो कंटिन्यूइंग आवर इंटरव्यू, तो मैं एक चीज मेरे को बड़ी हमेशा सोचता हूँ उसके बारे में कि जो इन पारिवारिक कानून में जो हिरासत की लड़ाई होती है, जो बच्चे की हिरासत की लड़ाई होती है, उसमें लोग बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं। उसमें किस तरह के मुद्दे शामिल रहते हैं, अगर उसके बारे में आप जी। बेसिकली जब डिस्प्यूट पड़ता है, स्पेशली सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीज मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के अंदर वो एक बच्चा रहता है, चाइल्ड होता है, जिसके लिए बहुत लंबी लिटिगेशन चलती है। कुछ लोग मिसगाइड भी हो जाते हैं उसमें, जैसे उनको पता नहीं कि बच्चे की कस्टडी कब हम ले सकते हैं, क्या कानून है उसके अंदर। तो उसके लिए स्पेसिफिक लॉ बना हुआ है और उसके लिए उनको अलग से पिटीशन फाइल करनी पड़ती है। तो पिटीशन के अंदर वो बच्चे की कैसे वो देखभाल कर सकते हैं, कैसे वो बच्चे का केयर कर सकते हैं, और कैसे वो बच्चे को उस जिसके पास है उससे ज्यादा अच्छा एटमोस्फेयर दे सकते हैं। तब कोर्ट वो सर्कमस्टांसेस को चेक करती है। इवन अगर थोड़ा सा बच्चा अपनी कंसेंट देने का लायक हो तो कोर्ट उसकी कंसेंट भी देखती है कि वो हैप्पी कहाँ पे है, कहाँ पे उसका साइकोलॉजिकली और मेंटली उसकी ग्रोथ जहाँ पे अच्छी हो सके। सो सारे सर्कमस्टांसेस को लेती है उसके अंदर। तो जब आपने कंसेंट की बात की तो एक सर्टेन एज मैटर करती होगी कि कितने साल का बच्चा अपना कंसेंट दे सकता है, क्योंकि बच्चा जिसको कोई भी मोल्ड कर सकता है। ठीक है, अगर 5 साल का बच्चा अगर माँ के साथ रह रहा है तो वो यही कहेगा कि मेरे को माँ के साथ रहना है। ठीक है, लेकिन 10 साल का बच्चा में भी अपना डिसीजन ले सकता है। तो वो कोर्ट कैसे डिसाइड करती है? एज सच बच्चे की कंसेंट को लेके एज बार डिफाइंड नहीं है। वो तो कुछ भी नहीं है। वो जनरली क्या होता है, इंटरन के डिसाइड करते टाइम जब भी कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है, कोर्ट का सबसे पहले प्रेरोगेटिव रहता है कि इसको म्यूचुअली डिसाइड किया जाए कहीं ना कहीं पे, चाहे मीडिएशन सेंटर में भेजा जाता है। और कई बार ऐसे बच्चों को बार बार कोर्ट में लेके आते हैं, उनसे कोर्ट भी कई बार क्वेश्चंस कर लेती है। सो ऐसा एज बार तो कुछ भी नहीं है और ना इसके ऊपर कोई एज पर प्रॉपर लॉ है। बट हाँ, लेकिन क्या होता है कि जब बच्चा का वेलफेयर देखना कोर्ट ने एट द एंड, बच्चे का वेलफेयर कहाँ है, बच्चे को इमोशनली तोड़ के अच्छी जगह भेज दे जहाँ पे उसका सारा कुछ फाइनेंशियली अच्छा मिल रहा हो, लेकिन वो उसका इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाए, वो भी कोर्ट नहीं दिखती। सो ये लिटिगेशन सबसे ज्यादा लंबी लटकने वाली है। इसमें कई बार कोर्ट भी डिसाइड करने के लिए बहुत सारा कंफ्यूज आता है। नंबर ऑफ जजमेंट्स है सुप्रीम कोर्ट की, मैक्सिमम फेवर में है, कुछ अगेंस्ट है, कुछ एज पैरामीटर को लेके है। सो ये लड़ाई इंटरन तो कस्टडी मिल जाती है, बच्चे के इंटरन कस्टडी को लेके आप वीकली एक बार मिल लो, 2 बार मिल लो, जो कोर्ट डिसाइड करती है, और मंथली या डिसाइड कर ले, ताकि जो बायोलॉजिकल मदर या फादर है उसके साथ उसका टच या रिलेशन खत्म ना हो, कहीं उसको आइडेंटिटी और आइडेंटिफाई करने से मना ना कर सके। सो ये कानून के लेके है। लेकिन बाकी जब डिसाइड होता है केस तो उसमें बहुत लंबा सारा प्रोसीजर है, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस कोर्ट देखती है। सो उसमें अलग अलग सा लॉ है जी। ठीक है। और माता पिता का जब अलगाव होता है तो बच्चों में मैंने देखा है कि इमोशनली और जो उनकी ग्रोथ है वो रुक जाती है, और आई थिंक कोर्ट डेफिनेटली उसमें ध्यान देती होगी। बट अगर पिता माता से ज्यादा पैसे कमा रहा है तो क्या पिता को वो कस्टडी मिलती है? क्योंकि यूजुअली देखा गया है कि माँ को कस्टडी देने में कोर्ट ज्यादा प्रेफर करती है। आपका क्या विचार है इसके बारे में? बेसिकली इसमें पैसे की अमाउंट तो आती है, क्योंकि पैसा एक बेसिक नीड है जिससे हम, चाहे उसका वेलफेयर हो, चाहे उसके एजुकेशन के ऊपर हो, चाहे उसके अपब्रिंगिंग के ऊपर हो, वो तो एक फैक्टर रहता है इस केस में। लेकिन उसके साथ साथ मल्टीपल सर्कमस्टांसेस कोर्ट देखती है। बच्चा लेट्स सपोज एक लड़की है जो अपने मदर के साथ रह रही है, शी इज अंडर 5, तो उसको मदर ज्यादा अच्छे से टेक केयर कर सकते हैं, उसके ऊपर अच्छी जजमेंट्स भी है सुप्रीम कोर्ट की कि 5 साल से जो नीचे बच्चा है वो मदर के पास ही रहेगा। अगर उस स्टेज में कस्टडी क्लेम की जाती है और 5 साल से पहले डिसाइड होने को आता है केस, तब सर्कमस्टांसेस डिफरेंट रहते हैं, तो मदर के फेवर में केस ज्यादा जाने के
उसमें ऑप्शंस रहती है और ज्यादा ही मदर के फेवर में है। लेकिन जब उसी एंगल पे अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो रहा हो और बच्चा दोनों को आइडेंटिफाई कर रहा हो और डिस्प्यूट बहुत थोड़ा समय से हो, तब उस केस में पैसा, जिसकी आप बात कर रहे हो, जो मेजर थिंग है बच्चे की अपब्रिंगिंग और एजुकेशन के लिए, बच्चा पहले कौन से स्कूल में पढ़ रहा था, मदर के पास आने के बाद कौन से स्कूल में पढ़ रहा है, फादर कौन से स्कूल में पढ़ा सकता है, उसके फाइनेंशियली रेपुटेशन क्या है, फाइनेंशियली उसके सर्कमस्टेंसेस कैसे हैं, तो ये चीजें मैटर करती हैं उस टाइम पे। तो इसमें जो पिता का परिवार है उसको भी ध्यान में रखा जाता है, या अगर पिता क्या कह रहा है कि मैं दूसरी शादी करूंगा, या माता कह रही है कि मैं दूसरी शादी करूंगी या नहीं करूंगी, तो क्या इस चीज को भी ध्यान में रखा जाता है? बेसिकली शादी करेगा नहीं करेगा वो तो डिपेंड करता है कि डिवोर्स हुआ कि नहीं हुआ। ज्यादातर हमें हिंदुस्तान में ये चीज देखने को मिलती है, जब ये लिटिगेशन स्टार्ट होती है तब सारी मल्टीपल लिटिगेशन स्टार्ट होती है। जब डिवोर्स का केस लगेगा, साथ में उसके मेंटेनेंस का या दफा 24 का, जिसमें लड़की या लड़का जो भी हो अपना मेंटेनेंस मांग सकता है, वो केस चलता है। उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, और डोमेस्टिक वायलेंस के साथ साथ अलग केसेस, चाहे चाइल्ड कस्टडी, जिसके पास बच्चा नहीं है, अगर दो बच्चे हैं, एक मदर के पास है एक फादर के पास है, दोनों चाइल्ड कस्टडी के केसेस फाइल कर देते हैं। तो इन केसेस में डिपेंड करता है, अगर तो डिवोर्स हो चुका हुआ है देन सर्कमस्टेंसेस बहुत डिफरेंट रहते हैं। अगर तो म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग में डिवोर्स हो तब तो मोस्टली डिसाइड कर ही लेते हैं कि बच्चा किसके पास रहेगा, तब तो वो लिटिगेशन पेंडिंग ही नहीं होती। अगर किसी ने वन साइडेड डिवोर्स ले लिया है तब ये डिस्प्यूट अराइज होता है। तब उस डिवोर्स केस में किस सर्कमस्टेंसेस पे डिवोर्स मिला है, कौन से ग्राउंड्स के ऊपर मिला है, वो ग्राउंड्स भी इस केस में इफेक्ट होगी चाइल्ड कस्टडी के केस में, और वो भी उस केस का पार्ट रहता है, क्योंकि दो सर्कमस्टेंसेस है। अगर क्रुएलिटी के बेस पे मिला तब दूसरे जिस बंदे ने डिवोर्स लिया होता है उसके चांसेस ज्यादा बन जाते हैं ये कस्टडी भी क्लेम करने के। जी, बट आपके लिए भी ये इमोशनली बड़ा चार्ज और जटिल चीज होती होगी कि आप अगर कई बार आप देख रहे होंगे कि आपको लग रहा है कि एक पिता एक बच्चे की ज्यादा अच्छे से देखभाल कर सकता है, बट आप माँ की तरफ से केस लड़ रहे हैं, तो फिर भी आपको बच्चे की इमोशनली या उसकी वेलबींग को ध्यान में रखते हुए आपको दूसरी तरफ का पक्ष लेना पड़ता है। उस सिनेरियो में आप कैसे इसको देखते हैं? नहीं, बेसिकली लॉयर्स की तो ड्यूटी बनती है जिसका केस पकड़ लिया उसके लिए 100% एफर्ट लगाने, क्योंकि ये बेसिकली दो नोट्स है, एक नोट पकड़ी है मदर ने, एक फादर ने, वो अपने एंगल पे वो ठीक है, फादर अपने एंगल पे ठीक है। कानूनी प्रक्रिया क्या कहती है वो हमें उसको डिफाइन करना होता है। कानूनी प्रक्रिया क्या कहती है? कानून विद द पैसेज ऑफ टाइम, जितना लंबा समय हो चुका है, नंबर ऑफ जजमेंट्स है, थोड़ी सी इधर है थोड़ी सी उधर है, जो एक ग्रे एरिया है जिसके कारण सबसे ज्यादा लिटिगेशन लंबी चल रही है। दूसरा सबसे बड़ी बात, जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है वो डिस्प्यूट कम ईगो की लड़ाई ज्यादा बन चुकी है आज के टाइम के ऊपर। हर बंदा ईगो की लड़ाई लड़ रहा है, चाहे वो बच्चा क्लेम करने की है, चाइल्ड कस्टडी की है, चाहे वो मेंटेनेंस की है, चाहे वो डिवोर्स की है। जब तक ईगो फाइट या ईगो क्लैश खत्म नहीं होता तब तक ये डिस्प्यूट ही खत्म नहीं होता। मोस्टली आज के दिन भी 99.9% केसेस जो है वो विद द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ही खत्म हो रहे हैं। एक समय चलता है डिवोर्स लिटिगेशन के अंदर या मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के अंदर, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, जब थोड़े समय के बाद जब इंटरेस्ट लूज होना शुरू होता है पार्टीज का, तब जाके ईगो, जब उनकी ईगो सेटिस्फाई होनी शुरू होती है तब जाके ये डिस्प्यूट खत्म होता है। अदरवाइज आप देखोगे कि आपके एरिया में या आपके आसपास भी, आपके यार दोस्तों में भी ये आज के टाइम के ऊपर बहुत बड़ा डिस्प्यूट है और बहुत बड़ी एक लड़ाई है। अब बेसिकली इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत है जैसे आपने एक वेबसाइट स्टार्ट किया, बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, क्योंकि जिसके पास नॉलेज होगी वो अपना ईगो को साइड रख के, जिसके पास नॉलेज होगी वो नॉलेज के बेस के ऊपर वो फाइट लड़ेगा और वो अपनी फाइट जीतेगा भी, अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व भी कर लेगा। जिसके पास नॉलेज नहीं है वो मिसगाइडेड होगा, वो मिसगाइड होने के साथ साथ वो अपना समय भी बर्बाद करेगा, पैसा भी वेस्ट करेगा और कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप को भी स्पॉइल कर देता है। सो मैं आपको सबसे पहले कांग्रेचुलेट करता हूँ जो आपने इनिशिएट किया है। मैंने आपकी वेबसाइट देखी, सारा इंस्टाग्राम में देखा, जैसे आप गाइड कर रहे हो। बहुत कम लोग हैं जो आज के टाइम पे गाइड करते हैं, क्योंकि नॉलेज इज द बेस्ट पाथ टू फाइट विद एनी इविल और एनी लिटिगेशन। जी, ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू फॉर दैट। बट कुछ मिसकंसेप्शंस भी हैं लोगों में कि ऐसा कई बार सोचते हैं लोग कि नहीं ऐसा ही होगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। कि कस्टडी को लेकर कुछ ऐसी मिसकंसेप्शन भी आपने देखी है लोगों में, जैसे जब क्लाइंट आपके साथ बात करने आता है तो वो सोच के आता है कि नहीं ऐसे ही होगा, बट वो आपने बहुत कॉमन देखा है कि ऐसा मिसकंसेप्शन है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। कुछ ऐसा अगर आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें। मिसकंसेप्शन जैसे कि हर केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस अलग है। जैसे कोई दो दोस्त है या दो नोन है जिनका मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट अलग अलग चल रहा है, उसके केस में कस्टडी मिली डजंट मीन कि इस बंदे को भी कस्टडी मिलेगी। तो उसके फैक्ट्स, सर्कमस्टेंसेस, बच्चे की एज, बच्चे का एजुकेशन सर्कल, वो हर चीज अलग है, इसका एजुकेशन सर्कल अलग है। सो उस टाइम के ऊपर हमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है नॉलेज की, कानून की। अगर हमें कानून क्लियर है, हमें लॉ के फैक्ट्स क्लियर है, तब हम वो मिसकंसेप्शन या जो मिसगाइड होने से बच सकते हैं। तो उसके लिए सबसे ज्यादा बढ़िया है अच्छे तरीके से जो नॉलेज आपको दे सके, जो आपके फैक्ट्स के अकॉर्डिंगली, आपके सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंगली आपको गाइड कर सके। बेसिकली ट्रू गाइड की जरूरत होती है इस टाइम के ऊपर। ठीक है, अच्छा, एक और सिनेरियो आपने बोला कि कई बार कस्टडी की बैटल जो है डिवोर्स के बाद शुरू होती है। तो मानिए कि डिवोर्स हो गया और पिता ने और माता ने दोनों ने अपनी अलग अलग शादी कर ली। उसके बाद जब पिता ने कस्टडी का केस किया और वो जीत भी जाता है, तो क्या कोर्ट ये मैंडेट करती है कि जो उसकी दूसरी पत्नी है वो भी उसकी नई माँ की तरह उसको बिहेव करे, या उसके लिए कोई अडॉप्शन का प्रोसेस भी करना पड़ता है पिता को?
नहीं, इसमें क्या रहता है कि जब दोनों ने डिवोर्स ले लिया है और बच्चे की कस्टडी को कोर्ट के ऊपर छोड़ दिया, तब कोर्ट उसके बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं, जब दोनों की नई इनिंग स्टार्ट होगी, तब उस पीरियड के अंदर कोर्ट बहुत सारे सर्कमस्टांसेस चेक करती है। मेजरली सबसे बड़ा सर्कमस्टांसेस होता है कि किसके घर का एटमॉस्फेयर उस बच्चे के लिए ठीक रहेगा। अगर दोनों ने शादी किया तो शादी का इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस लिटिगेशन के ऊपर, दोनों में से एक ने शादी किया फिर उसका इफेक्ट पड़ता है। अगर दोनों ने शादी कर ली देन सर्कमस्टांसेस उसकी अपब्रिंगिंग और वेलफेयर के लिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया, चाहे फाइनेंशियली उसकी बैकग्राउंड हो, चाहे बच्चा खुश कहाँ पे हो और बच्चे को अच्छा एटमॉस्फेयर कहाँ पे मिल रहा है, उस घर के अंदर वो काला क्लेश तो नहीं है, उस घर के अंदर ऐसा कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले व्यक्ति तो नहीं है जो उसको मिसगाइड कर रहे हो, या बच्चा कहीं पे इन्फ्लुएंस तो नहीं हो सकता। बहुत सारे सर्कमस्टांसेस उस टाइम के ऊपर चेक करते हैं। ठीक है। और अगर एक अडॉप्टेड बच्चा है, किसी कपल ने बच्चा अडॉप्ट किया, उसके बाद वो तलाक लेते हैं, तो उसमें तो ये चीज और जटिल हो जाती होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी उसके माता पिता नहीं थे, उन्होंने अडॉप्ट किया और उसके बाद ये डिवोर्स ले रहे हैं, अब उसके ऊपर कस्टडी दोनों ही लेने के लिए रेडी नहीं है। तो ऐसा भी सिनेरियो आपने देखा है जिसमें दोनों ही नहीं चाहते कि हम ये बच्चे पर रखें? वैसे तो बहुत रेयर रेयरिस्ट ऐसे केसेस आते हैं, जैसे हिंदुस्तान में लिटिगेशन बहुत बड़ी है, हर तरह की पॉसिबिलिटी को हम रूल आउट नहीं कर सकते, होती है। अब उस केस में क्या है कि बच्चा जिसने जब उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था, बच्चे का राइट एज ए नेचुरल बोर्न चाइल्ड की तरह वो इफेक्ट करता है। ठीक। अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो रहा है या उसका कोई कस्टोडियन है, तो बच्चा अपनी मेंटेनेंस भी क्लेम कर सकता है उस मदर फादर से, दोनों को छोड़ना चाहते हैं। हाँ, अगर कोई कस्टोडियन उसका, चाहे उसके ग्रैंड मदर फादर उनको टेक केयर कर रहे हैं, चाहे कोई थर्ड पर्सन कर रहा है, चाहे उसका लीगल कस्टोडियन है, इन केस वो दोनों उसको छोड़ना चाहते हैं, देन उसके पास भी राइट्स रहते हैं। वैसे ऐसे सर्कमस्टांसेस आज के टाइम पे स्टार्ट हो चुके हुए हैं, क्योंकि हर बंदा अपनी लाइफ में फ्रीडम की ओर भाग रहा है, और इस तरीके से जितनी जल्दी से शादी हो रही है उतनी जल्दी से डिवोर्स हो रहे हैं, तो वैसे सर्कमस्टांसेस देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इसमें बच्चे के भी अपने राइट्स वहां पे एज अ नेचुरल बोर्न सन डॉटर, उसके जो राइट्स है वो खड़े रहेंगे, वो बराबर रहते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है कि वो उनका अपना बच्चा है या अडॉप्टेड बच्चा है। ठीक है जी। और कोई बात आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें इसके ऊपर जो मैं नहीं कवर कर पाया? बेसिकली आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, स्पेशली चाइल्ड कस्टडी का आपने जो टॉपिक रखा है, इसके अंदर जो मेन मिसगाइड होने के पॉइंट्स रहते हैं, एक सबसे बड़ा ये मिस रहता है कि आपके पास आप तभी केस फाइल कर सकते हो जब आपकी प्रीवियस लिटिगेशन या दूसरी लिटिगेशन अच्छी खासी खड़ी हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका डिस्प्यूट बहुत ज्यादा लेवल पे नहीं है, अगर आप दोनों ने डिसाइड कर लिया कि आप सेपरेट ही रहोगे सारी उम्र, लेकिन बच्चे का वहां पे डिस्प्यूट का इशू खड़ा हो चुका है, तब आपके पास अपने जो बेस्ट रिसोर्सेज है, जिस तरीके से आप उस बच्चे को पाल सकते हो, उसका वेलफेयर कर सकते हो, तो वो आपको उसके अंदर एज एविडेंस उसको लेके पिटीशन फाइल करनी चाहिए। अगर आप दूसरी तरफ से खड़े हो, अगर आपको डिफेंड करना है, तब सिमिलरली आपको उससे बेस्ट आपको देना पड़ेगा कि आप बच्चे की कैसे अभी तक कैसे कस्टडी में उसको कैसे वेलफेयर किया है, कैसे वो बच्चे ने, चाहे वो एकेडमिक्स ग्रोथ है, चाहे बच्चा पहले 10 में से 8 नंबर ले रहा है, 9 नंबर ले रहा है, बच्चा हेल्थी है, बच्चा और चाहे स्पोर्ट्स में एक्टिव है, वो सारे आपको एज अ पार्ट ऑफ एविडेंस और इवेंट ऑफ चेन कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। ठीक है। इसमें सिर्फ छोटा सा इसमें छोटा सा पॉइंट जहाँ पे मिसगाइड करने पे रहता है, कोई भी उनको मिसगाइड कर सकता है, उसमें यही है कि आपको इस केस की कस्टडी 101% मिलेगी, चाहे आप कुछ भी प्रूव ना करो, चाहे कुछ भी डॉक्यूमेंट्स ना लगाओ। अगर आप केस लड़ रहे हो तो आप कोर्टली केस को कंटेस्ट करो, अपनी बेस्ट एविडेंस दो, जो भी आपके पास बेस्ट एविडेंस है वो आपके लॉयर्स आपको गाइड कर देंगे। अगर आपने ठान लिया कि आपने लिटिगेशन लड़नी है, तो आपको उसमें सक्सेस लेनी है, तो आपको एविडेंस से ऊपर कुछ भी नहीं है केस के अंदर। ठीक है। अच्छा, आप मेरे हिसाब से अमृतसर में प्रैक्टिस करते हैं, तो आप और हाई कोर्ट चंडीगढ़ में प्रैक्टिस करते हैं, अगर कोई और बंदा आपसे मिलना चाहे तो क्या हमारी वेबसाइट के माध्यम से आपके साथ कांटेक्ट कर सकता है? मतलब डेफिनेटली कि मैं नहीं चाहता कि आप उनके लिए केस लड़ने जलंधर के लिए जाओ या दूसरी सेशन कोर्ट में जाओ, बट आपके लिए एज ए कंसल्टिंग क्या आप उनके लिए अवेलेबल रहेंगे? क्या हम आपको भी एनरोल कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे? वो तो आने वाला टाइम बताएगा, लेकिन मैंने जैसे आपकी वेबसाइट देखी है कि जैसे आपने कंसल्टेंट्स लगाए, मैंने भी एक बार कॉल की थी उनको, और जिनकी कितनी नॉलेज उनके पास है, मैं नहीं समझता बाहर से वो कहीं भी कोई अगर आपके पास आएगा एडवाइस लेने के लिए, वो मिसगाइड नहीं हो सकता। वो प्योरली गाइड करेंगे, क्योंकि उनको कोई वहां पे लालच नहीं है किसी तरीके से उसको ऑप्ट करने का, उसको अपनी तरफ से जो आपने अभी इवेंट स्टार्ट किया है, जिस तरीके से एक टेलीफोनिकली कॉल के ऊपर वो बंदा आपके कंसल्टेंट के साथ टच में है, और जैसे वो एडवाइस ले सकता है, उसके सारे जितने भी डाउट्स है वो क्लियर हो सकते हैं। डाउट क्लियर होने से एक चीज है, वो लिटिगेशन थोड़ी सी पीरियड कम हो जाता है। डाउट क्लियर होने से उनके पैसे भी बचते हैं, टाइम भी बचता है, जो मोस्ट प्रीशियस थिंग है। अगर वो अच्छे से समझ जाए तो लिस्ट में बच जाते हैं वहां पे। ठीक है। मतलब क्योंकि अगर वो अपने लॉयर के साथ बात करने जा रहा है और वो ऑलरेडी किसी के साथ उसने कंसल्ट किया है, तो उसको पता है कि क्या क्या सही है, तो वो सुनने के बाद जो उसका लॉयर है वो भी उसको बोलेगा कि नहीं, इसको सही गाइड करना है, इसका केस सही से लड़ना है, क्योंकि ये भी उसके बारे में जानता है। आज हम जिस सदी में जी रहे हैं, हर कुछ गूगल के ऊपर अवेलेबल है, एवरीथिंग, कुछ भी आप फोन के ऊपर, अगर आपको कुछ भी लेना है, सुई से लेके पेंसिल तक, वो आपको ऑनलाइन मिल जाता है। उसके फीचर्स, उसका प्राइस, हर चीज मिल जाता है। कहीं ना कहीं ये लिटिगेशन थी,
इसका जैसे इसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं मिसिंग थी। जैसे आप सर्च करते हो आपको मल्टीपल लिटिगेशन मल्टीपल ओपिनियंस मिलते हैं जो आपको ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। सो रादर देन जैसे आप 1-to-1 आप किसी से कांटेक्ट करते हो, जैसे आपने स्टार्ट किया बहुत आपके केस के हिसाब से वो आपको गाइड कर सकता है कि ये आपके लिए सही रास्ता रहेगा। ठीक है जी, मैं आपको अभी बताना चाहता हूँ। थोड़े दिन पहले मेरे क्लाइंट आया था, उसने आपकी वेबसाइट के बारे में बताया कि जैसे वो उनसे एडवाइस लेके आया और जैसे ही मैंने बातें उनको बोली वो ऑलरेडी को बता रहा था कि मैंने ऐसे एडवाइस दी और मेरे को एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप उन्होंने समझाई जो आप समझा रहे हो। सो इसलिए इससे क्लाइंट को समझाना भी इजी हो गया, वो लिटिगेशन में मेरे को भी हेल्प मिल जाएगी, वो बेस्ट एविडेंस लेके आएगा और पहले से एविडेंस लेके आएगा। बिल्कुल जी, ठीक है धन्यवाद। सो शशि जी, अपना समय देने के लिए, अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाल के हमारे श्रोताओं को, हमारे दर्शकों को इस चाइल्ड कस्टडी के बारे में बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। थैंक यू।